पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। जितना भी ये गठबंधन बनाया ना इन्होंने, ये सारे आरोपी हैं। इनकी जगह जेल के अंदर है। केजरीवाल ये कहता था कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस से, लालू से, इनसे। आज वही हाथ मिला रही है ना, तो इसलिए ये भ्रष्टाचारी जेल में जाएगा। और 2024 में पूर्ण बहुमत से 300 प्लस पार 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी सीट पे बैठेंगे, शपथ लेंगे। भारत की जनता अब राहुल गांधी जी पे विश्वास नहीं करती है, कांग्रेस पे विश्वास नहीं करती है। 70 साल का कार्यकाल कांग्रेस का रहा है, तो क्या उस 70 साल में राहुल गांधी जी मानते हैं कि हमने कोई विकास नहीं करा? 70 साल में आप IIT और MCB नहीं बना पाओगे तो आप किस चीज पे इलेक्शन लड़ोगे? हिंदू मुसलमान कुछ नहीं करा उन्होंने जो भी काम किया वो सबके लिए किया। प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली तो उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था। अगर उन्होंने उज्ज्वला योजना निकाली तो वो भी सबके लिए थी। सनातन कभी खत्म होने वाला नहीं है। सनातन का मतलब तो आप मीडिया बंधु समझते होंगे, सनातन जो कभी ना खत्म होने वाली चीज है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी। जी हाँ, 24 के चुनाव जितना नज़दीक आ रहे हैं, राजनीति उतनी ही गहरी करवट लेती हुई नज़र आ रही है। राजनीति में गर्मा गर्मी बनी हुई है। इसी मुद्दे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, देखेंगे और जानेंगे कि वो किसको देख रहे हैं 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद पर। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। इरशाद जी, जानना चाहूँगा 24 के चुनाव आ रहे हैं, वहीं पे महागठबंधन हो गया है। महागठबंधन कह रहा है कि इस बार 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे हम। किसने कह दिया भाई? जितना भी ये गठबंधन बनाया ना इन्होंने, ये सारे आरोपी हैं। इनकी जगह जेल के अंदर है। कैसे आरोपी? कैसे? ये भ्रष्टाचार है। ये देखो, केजरीवाल ये कहता था कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस से, लालू से, इनसे। ठीक है, आज वही हाथ मिला रही है ना। आपने देखा उस जो चीज कई केजरीवाल ने पहले तो सही बोलेगी कि हाँ भाई सही है ये बंदा, आज वो वहीं बैठा है तो क्या है, मुंह की खाई ना उसने। तो इसलिए ये भ्रष्टाचारी जेल में जाएगा। और 2024 में पूर्ण बहुमत से 300 प्लस पार 350 सीटें हमारी आ रही भारतीय जनता पार्टी की। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी सीट पे बैठेंगे, शपथ लेंगे। तीसरी बार बैठेंगे। वहीं पर जो है आरोप लगाया जाता है, आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम को दबाया जाता है भाजपा की सरकार में। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ है? भाई मुझे 25 प्लस हो गए, आज तक तो मुझे किसी भाई ने दबाया नहीं। किसने कहा दबाने की बात? पूरा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेके मोदी जी चल रहे हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं कर रहे। वहीं पर आरोप ये लगता है कि भाजपा की सरकार ने देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ला दी है। क्या आपको नहीं लगता बेरोजगारी और महंगाई जब तक रहेगी देश आगे विकास नहीं करेगा? भाई ऐसा कुछ नहीं कहा है। महंगाई है कहाँ, ये बताइए। कांग्रेस के जमाने में 1241 रुपये का सिलेंडर हमने खरीदा, आज कितने का? 900 का। जो पहले प्रॉपर्टी 10 साल पहले प्रॉपर्टी जो 10 लाख की थी, आज 50 लाख की प्रॉपर्टी है। कहाँ है महंगाई? सबके घर पे 2-2 3-3 गाड़ी खड़ी है। कहाँ है महंगाई, ये बताइए। ये अखंड भारत है, काम की कमी नहीं, काम वालों की कमी है, करने वालों की। पर जो है रमेश बिधूड़ी जी के ऊपर आरोप लगते हैं, कहते हैं कि अभद्र किस्म की टिप्पणियां करते हैं वो संसद के अंदर। क्या वो सही है? देखो, जो इंसान सही टिप्पणी करेगा उस पर तो आरोप लगेंगे। बिधोड़ी जी ने बिल्कुल सही कहा, गलत नहीं कहा। कहना चाह रहे थे, क्या नाम हुआ सर? मैं रमेश बिधोड़ी जी के विषय में मैं मीडिया बंधुओं से भी माफ़ी चाहता हूँ और भारत के एक समुदाय से भी अगर मेरी बात से सहमत ना हो। रमेश बिधोड़ी जी ने जो किया वो बिल्कुल सही था। क्या दानिश जी एक सांसद के रूप में किसी भी सांसद सदस्य को बोलने से रोकने की ताकत रखते हैं? वो सही था या गलत है? अगर बिधोड़ी जी ने उन शब्दों का इस्तेमाल करा है तो उनकी हरकतों की वजह से। मात्र हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ना कि सांसद जी के साथ हैं। और बात रही दानिश जी की, उनके साथ साथ जो उनकी अपनी प्रिय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। अगर वो सही थे तो बहुजन समाज पार्टी ने उनका साथ क्यों नहीं दिया? प्रश्न उठता है भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधोड़ी जी के लिए नहीं, बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहन जी के लिए। जो अदर सांसद हैं, 9 सांसद और है बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने कोई आवाज़ उठाई? ये बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम सांसद के होते हुए एक मुस्लिम बेस अपनी वोट एकत्रित करने के लिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए मात्र एक षड्यंत्र था। जी, जानना चाहूँगा, जब मैंने भाई साहब से भी ये सवाल करा, आपसे भी करूँगा कि आरोप लगता है कि भाजपा सरकार के अंदर मुस्लिम वर्ग को दबाया जाता है। जितना भी विकास होता है वो केवल और केवल अन्य वर्गों को दिया जाता है, मुस्लिम समाज को पीछे करा जा रहा है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, और हिंदुस्तान के सभी मुसलमान सुनना। देश की आज़ादी के बाद में कांग्रेस की सरकार आई, लगभग 70 साल कांग्रेस ने राज करा। भारतीय जनता पार्टी से मात्र 9 साल में ही
या अटल जी की 13 साल की सरकार में, या अटल जी के 4 साल के कार्यकाल से आप महंगाई का आकलन करते हैं? महंगाई बताने वाले तो कांग्रेस के जो कद्दावर नेता रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए 70 साल में उन्होंने महंगाई के लिए क्या करा, आम जनता के लिए क्या करा। ये विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाता है। बताओ हिंदुस्तान में कहाँ बेरोजगारी है? कौन आदमी दोनों टाइम नहीं खाता, सुकून से रहता है? अच्छा, वहाँ पे राहुल गांधी जी ये दावा कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं इस बार तो रोजगार की हम बाहर लेके आएंगे। राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने तो सत्ता संभाली है, उस रोजगार का क्या हुआ? भारत की जनता अब राहुल गांधी जी पे विश्वास नहीं करती है, कांग्रेस पे विश्वास नहीं करती है। 70 साल का कार्यकाल कांग्रेस का रहा है, तो क्या उस 70 साल में राहुल गांधी जी मानते हैं कि हमने कोई विकास नहीं करा? अगर विकास या रोजगार की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी खुद कहते हैं अरे हमने IIT दिया, एम्स दिया, कई एयरपोर्ट्स दिए हमने, भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। IIT और एम्स का जो मतलब है, अगर 70 साल में आप IIT और एम्स भी नहीं बना पाओगे तो आप किस चीज़ पे इलेक्शन लड़ोगे? आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी रही है, देश में बहुत समय तक आपने शासन किया है, और एक तरीके से कह सकते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म 1980 में हुआ है। उससे पहले जो भी कार्यकाल रहा है कांग्रेस का रहा है। क्या चीन मात्र 50 साल में हाई पावर हो सकता है? अमेरिका एक हाई पावर देश बन सकता है? फ्रांस हाई पावर देश बन सकता है? हिंदुस्तान 70 साल में हाई पावर देश क्यों नहीं बना? में हाई पावर नहीं बन सकता, क्या नाम हुआ? माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब से आके उसने ना तो कभी किसी वर्ग का नाम लिया, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं करा। उन्होंने जो भी काम किया वो सबके लिए किया। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली तो उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था। अगर उन्होंने उज्ज्वला योजना निकाली तो वो भी सबके लिए थी। जितनी भी आयुष्मान योजना निकाली वो सबके लिए थी। मोदी जी कभी किसी एक वर्ग के लिए कोई काम नहीं करते। रही इन गठबंधन वालों की बात, ये 28 पार्टियों का जो गठबंधन, 26 का गठबंधन बना, इनमें आप माननीय मुलायम सिंह को उठा लीजिए, एक स्कूल टीचर बन के आए थे, आज उनके पास कितने अरब की संपत्ति है, ये सब पब्लिक का तो खून चूसा उन्होंने। आप बहन मायावती जी को उठा के देख लिए, एक यहाँ से त्रिलोकपुरी से उठ के गई थी, आज उनके महल कितने बने हुए, ये पब्लिक का पैसा कहीं ये हल चलाया था उन्होंने, कहीं मेहनत करी थी। माननीय इसको अपने लालू यादव जी को देख लो, जो जेल की यात्रा करे लगातार, उनके पूरे परिवार पे कितना पैसा, किसका पैसा, वो पब्लिक का ही है ना। मोदी जी जो करते हैं वो देश के लिए करते हैं। ये जितने भी नेता, ये पार्टियाँ बन रही है ना, ये अपने बचने के लिए बन रही है, ये पब्लिक के लिए नहीं बन रही। ये तो केवल देश को मूर्ख बना रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी है, वो केवल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये पार्टी चलती है। अच्छा, वहीं पर जो है राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश के अंदर जो है धर्मनिरपेक्ष देश था हमारा, भाजपा सरकार जो है एक तरफ लेकर के जा रही है, देश को एक वर्ग की तरफ लेकर के जा रही है। कहाँ लेके जा रही बताओ ना। अगर कोई गलत बोलता है, अगर विधोड़ी जी ने जो भी बोला वो नहीं बोलना चाहिए था उन्हें, जो भी संसद में भाषा अभद्र थी, लेकिन उन्होंने उकसाया था, इसलिए उन्हें वो बोलना पड़ गया। लेकिन हमारी पार्टी ने उनको नोटिस भी दे दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी। तो पार्टी सबके साथ है। अगर कोई गलत बोलेगा उसके लिए हमारे देश में कानून है, लोकतंत्र है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, महागठबंधन होता है, दूसरी तरफ जो है यही जो पार्टी है विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है, लोकसभा के चुनाव आते हैं तो एकजुट हो जाती है, क्या कारण है इसका? अभी ये केवल दिखावटी एकजुट है। जब इनका टिकटॉक का बंदर बाट होगी ना, ये सब अलग अलग हो जाएंगे, ये कोई साथ नहीं होगा। दीदी अपनी तरफ को जाएगी, ममता, और नीतीश अपनी तरफ को जाएगा, और कांग्रेस अपनी तरफ को, ये सब भाग जाएंगे अपनी अपनी तरफ को। ये कोई इकट्ठा होने वाला नहीं है। और ये वो भानुमति का कुनबा इस तरह नहीं जुड़ता, इनमें कोई नेता नहीं है। ये सब अपने अपने नेता, अपने अपने राग, अपनी अपनी रपड़ी। राहुल गांधी जी हैं, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी हैं, आपको लगता नहीं है इनमें से कोई प्रधानमंत्री पद के लिए कोई सही चेहरा हो सकता है? अरे भाई साहब, आप जो केजरीवाल जी को देख लिया, भ्रष्टाचार, वो पूरा भ्रष्टाचारी है। क्या कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा ना तो गाड़ी लूँगा, ना सिक्योरिटी लूँगा, ना बंगला लूँगा, और सरकारी सुविधा लूँगा ही नहीं, मैं आम आदमी बन के रहूँगा। लेकिन वो आम नहीं रहा, वो आते के साथ उन्हें वो खास हो गया। अब उसने सिक्योरिटी भी ले ली, उसने अपने बंगले में जो उन्होंने शीश महल बनाया उसमें 56 करोड़ रुपए लगाए हैं उसमें, अगर पता हो, वो भी भ्रष्टाचारी है। तो जो भी इसका, और अभी तो दो मंत्री उसके जेल में हैं, ये भ्रष्टाचारी तो है। शिक्षा पर अलग जगह थी, शिक्षा मंत्री जेल में, शराब घोटाले में जेल में। ये सारे अगर एक एक विधायक की इनकी जाँच कर ली जाए ना, तो ये सारे भ्रष्टाचारी निकलेंगे। क्योंकि अभी तो मोदी जी का हंटर जब चलेगा ना इन पर,
इन्हें अकल आ जाएगी? ये केवल भाई साहब, आप जैसे भाई साहब बात कर रहे हैं केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी ने भले ही अपना बंगला बना लिया, आपको नहीं लगता कि जनता को भी उसका कुछ ना कुछ लाभ दे रहे हैं? जैसे फ्री की बिजली दे रहे हैं, फ्री का पानी दे रहे हैं, क्या इससे जनता को भी तो लाभ मिल रहा है? आप मीडिया बंधु हैं, आप एक बात बताइए, आप जिस टाइम फर्स्ट टाइम जनता से पूछने के लिए जाते हैं, आप जनता के प्रश्न पूछते हैं। उसी तरीके से एक प्रोपेगेंडा था माननीय केजरीवाल जी का कि हम सिर्फ जनता के लिए कार्य करेंगे, हम गाजियाबाद कौशाम्बी की सोसाइटी छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट नहीं होंगे। आज वो कहाँ शिफ्ट हैं? डिफेंस कॉलोनी में शिफ्ट हैं। उन्होंने वादा किया था जनता से कि हम सिर्फ जनता के लिए कार्य किएंगे। आप बताइए जनता के लिए क्या कार्य किया? मैं आज का ताज़ी उदाहरण बता रहा हूँ। मेरा एक पेशेंट है, मेरा पड़ोसी है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, और कैंसर का एक सीरियस पेशेंट है। उसके लड़के को आज लोकनायक हॉस्पिटल और जीटीबी हॉस्पिटल में 5 दिन हो गए चक्कर लगाते हुए। ये कहते हैं कि हम जनता की सरकार हैं, उन्हें भी एडमिट नहीं हुआ है। रात मैं खुद पर्सनल जाकर, जबकि वहाँ पे मौजूदा उनके माननीय मंत्री जी मौजूद हैं, गोपाल राय जी, और सिटिंग एमएलए हैं, बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है। जब कोई सुनवाई नहीं है, किस चीज़ की जनता का आप काम करते हो? जनता का क्या कार्य करोगे? एक गरीब आदमी पे अपना फादर के इलाज के लिए जो कैंसर से पीड़ित है वो एडमिट नहीं हो सकता। आप किस चीज़ के हितैषी हो जनता के? बताइए। सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों से जानना चाहूँगा मैं। जैसे महागठबंधन में एक पार्टी है डीएमके तमिलनाडु से, वहाँ से उदयनिधि स्टैलिन जो हैं वो कहते हैं कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए। सनातन जो है डेंगू और मलेरिया जैसा है। तो आपको लगता है कि सनातन को ख़त्म करना ही सही है? भारत की सभ्यता सनातन है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप समझदार हैं और जो पब्लिक देख रही है मैं उसे भी संदेश देना चाहता हूँ। ये मेरा वो भारत देश है जहाँ मुस्लिम नमाज पढ़ता है, कोई आपत्ति नहीं है। मेरे हिंदू भाई प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, और मेरे सिख समुदाय के भाई गुरुद्वारे में अपना आराधना करते हैं, और हमारे क्रिश्चियन भाई यीशु जी को मानते हैं। उस चीज़ का नाम भारत है। डीएमके स्टाइलिश चीज़ से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, कृपया ये राजनीति अपने स्टेट में ही करें और अपने ज़िले तक ही सीमित रह जाएंगे। ये भारत है, भारत रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है भारत को तोड़ने वाली। और भारत की जनता, आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखती हो, वो सिर्फ भारत में अपना विश्वास रखते हैं, ना कि अदर्स किसी कंट्री में। जिस प्रकार से कहा जा रहा है, एक तरफ यही पार्टियां कहती है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर वहां पर उदयनिधि स्टैलिन इस प्रकार के बयान देते हैं, आप क्या कहेंगे? वो बिल्कुल बेकार आदमी है जो उदयनिधि। सनातन कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। सनातन का मतलब तो आप मीडिया बंधु समझते होंगे क्या? सनातन वो जो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और हमारा देश बड़ा प्यारा देश है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहे। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये एक देश भारत फिर से सोनी चिड़िया बनने वाली है, और 2024 में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, 300 पार करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, हमारे साथ कुछ यहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लोग मौजूद थे और उन्होंने बताया कि 24 के चुनाव में वो भाजपा सरकार को वापसी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन 24 के चुनाव का नतीजा 24 में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए पॉलिटिकल दर्पण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।